Hello everyone, welcome to Pragya Biology classes. Today's topic is structure and function of plasma membrane. यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे टॉपिक को ख़त्म कर लिया जाए, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल होगी तो अगले वीडियो में हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आज ख़त्म हो ही जाएगी। यह वीडियो बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट को फोकस करके बनाई गई है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स भी सेल बायोलॉजी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पार्ट को इससे फिनिश कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आते हैं डिस्क्राइब अल्ट्रा स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो हम लोग स्ट्रक्चर के साथ साथ केमिकल नेचर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखेंगे। इस वीडियो में जो कंटेंट पूरी करने की कोशिश की गई है वो है व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके डेफिनेशन, देन हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंट्रोडक्शन, केमिकल कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल के रूप में कैसे इसकी संरचना है वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आप लोगों ने जब भी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसी वाली पिक्चर्स देखी होगी तो ये काफ़ी टफ लगता है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी इसके एक एक पार्ट को डील करेंगे और यह काफ़ी आसान लगेगी पढ़ने के बाद। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? यह सबसे आउटर मोस्ट लिमिट है सेल की, लेकिन सबसे आउटर मोस्ट लिमिट आप एनिमल सेल में कह सकते हो। प्लांट सेल में तो आउटर मोस्ट लिमिट है सेल वॉल, है ना। तो प्लांट सेल की बात करेंगे तो सेल वॉल होगी, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके और भी कई नाम हैं, जैसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, है ना। सो this outer boundary of the cell is called the plasma membrane. It is composed of 4 different types of molecules. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे डिफाइन किया जा सके। तो इसे डिफाइन आप कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है, और ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी, लेकिन इसके एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे कि यह क्या कहना चाह रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट थिन, ये बहुत ही थिन होती है। यह कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को एंट्री देती है, और इससे कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही बाहर की ओर जा सकती हैं, और ये सभी सब्सटेंस को अपने से एंट्री और एग्जिट नहीं देती है। इसी वजह से इसे सेमी परमिएबल बोला गया। देन ये लिपोप्रोटीनस होती है। लिपो मीन्स लिपिड की बनी होगी, और लिपिड की बनी होगी, एंड प्रोटीनस मीन्स प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन से बनी ये लेयर है ना। तो लिपोप्रोटीनस आप समझ रहे होंगे कि किसे कहा गया। देन ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये 3 लेयर में 3 लेयर्स में पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रिपल लेयर्ड बाउंड्री ऑफ द सेल। ट्रिपल लेयर्ड बाउंड्री है। देन इट कंट्रोल्स द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसा मैंने पहले ही डिस्कस किया आपके साथ कि ये मॉलिक्यूल के एंट्री और एग्जिट को कहाँ कंट्रोल करती है, तो सेल के अंदर या सेल से बाहर की ओर अगर जाएगी तो इसे एग्जिट कह सकते हो आप। तो एंट्री और एग्जिट दोनों को ये कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये इतना ही नहीं, ये मॉलिक्यूल्स और आयंस के भी एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करेगी। आयनिक कंसंट्रेशन सेल के बाहर कैसा होगा, सेल के भीतर कैसा होगा, ये सब कंट्रोल करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे सेल की जो आउटर मोस्ट थिन कवरिंग है वही कंट्रोल करेगी। तो इस तरह से आपके सामने अब जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। तो वो डेफिनेशन क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट थिन सेमी परमिएबल लिपोप्रोटीनस triple layered boundary of the cell which controls the
entrance and exit of the molecules and ions as well as maintains the difference in ionic concentration of the cytoplasm and surrounding. तो अब चलते हैं हम लोग इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो प्लांट सेल या एनिमल सेल में जो भी सेल मेम्ब्रेन नाम की कोई स्ट्रक्चर पाई जाती है वो कहाँ से आई, किसने इसे सबसे पहले देखा, हम लोग ये जानेंगे। तो देखिए, द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज क्वाइंड बाय सी नैगेली एंड सी क्रैमर, है ना। इन्होंने कब देखी थी? तो 1855 में। इन 1895 चार्ल्स ओवरटन ने सजेस्ट किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कंपोज्ड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज है लिपिड से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। देन इन 1900 to 1920 further studies on plasma membrane state that lipid must be a phospholipid। ये लिपिड कैसे होनी चाहिए? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है ये स्ट्रक्चर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। In 1925, E. Gotter and G. Grendel proposed that plasma membrane is composed of phospholipid bilayer। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो ये थी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हिस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन तो आपको पहले ही मिल चुकी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कहाँ पाई जाएगी, इसकी लोकेशन क्या होगी और मेनली इसके फंक्शन क्या है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ सेल, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोग बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट हो। सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। देन आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कहाँ पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होंगे जहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को इसके सराउंडिंग्स से। आपको पहले ही बताया कि जैसे ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और इसके सराउंडिंग्स जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, इस सराउंडिंग वाले स्ट्रक्चर से साइटोप्लाज्म को सेपरेट करके रखने वाला यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है। देन इट इज़ अल्ट्रा थिन, ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, जैसे 8 से 10 नैनोमीटर की होगी। ये इलास्टिक होगी, लिविंग होगी, डायनेमिक होगी। डायनेमिक मीन्स इसमें मूवमेंट पाई जाएगी एंड इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है ना। अब बात करेंगे कि यह काम क्या करती है। तो इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड जनरेट्स difference in ion concentration of the concentration between the interior and exterior of the cell, है ना। ये सब बातें डिस्कस की जा चुकी है। अब हम लोग देखेंगे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसके फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है। ऐसे तो मेन फंक्शन एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल करना मेन फंक्शन है, लेकिन कैसे कंट्रोल करती है, इसके साथ साथ ये और कौन कौन से काम करती है, हम लोगों को अब ये भी डिस्कस करना है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो लिपिड एंड प्रोटीन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इसमें क्या है कि लिपिड और प्रोटीन तो मेन कंपोनेंट है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी इसके मेन पार्ट है, या कार्बोहाइड्रेट भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो अब क्या है, जैसे द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इज इन मोस्ट मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड्स। जो मोस्ट अबंडेंट लिपिड होगी वो क्या है? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन आर
एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, है ना। ये एम्फीपैथिक क्या है, तो एम्फीपैथिक आप कह सकते हो कि पोलर और नॉन पोलर दोनों स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, है ना। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, देखो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ बोथ हाइड्रोफिलिक रीजन एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन क्या है, तो कोई भी स्ट्रक्चर का वह पार्ट जो वाटर लविंग हो, है ना, वाटर लविंग हो तो उसे हाइड्रोफिलिक रीजन कहते हैं। वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक एंड वाटर हेटिंग, वो उस रीजन को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। फोबिया हो, है ना, वाटर से हेट करता हो, वाटर में मिंगल नहीं कर सकता हो, तो ऐसे पोर्शन को हम लोग कहेंगे हाइड्रोफोबिक। इसकी फ्लूइड के जैसे स्ट्रक्चर होती है विथ वेरियस प्रोटीन्स एम्बेडेड इन और अटैच्ड टू अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, है ना। तो 2 लेयर में फॉस्फोलिपिड्स पाई जाएगी और उसी में बहुत सारे प्रोटीन्स अटैच्ड होंगे। तो ये भी अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोटीन्स जो है अटैच्ड होती है। इसके स्ट्रक्चर को आप देखो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये देखो डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आपको दिख रही है, 2 लेयर है और इसी 2 लेयर में देखो यहाँ पे एम्बेडेड है प्रोटीन्स, है ना। ये प्रोटीन एम्बेडेड है, तो ये मोज़ैक की तरह फील होती है ना। सो मोज़ैक में जैसे आप देखते हो कि छोटे छोटे मार्बल्स जो है सीमेंट में कैसे अंदर में फिक्स हो रही है ना, स्कैटर्ड है, तो ठीक मोज़ैक वाली फीलिंग देती है, इसलिए फ्लूइड मोज़ैक मॉडल भी कहा जाता है। तो मॉडल को तो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं, जिसको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। सो मेम्ब्रेन लिपिड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ बायलेयर, बायलेयर बाय मीन्स 2 लेयर, है ना, बाय मीन्स 2 एंड लेयर में अरेंज्ड होती है एंड द प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बायलेयर, है ना। पूरे बायलेयर में प्रोटीन्स स्कैटर्ड होगी, कैसे, तो ये एम्बेडेड होती है बायलेयर में। अब देखो इसी स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि जो हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ प्रोटीन है वह लेयर के बाहर की ओर है और जो लेयर के बीचों बीच यहाँ पर देखो ये जो बायलेयर है आपकी लिपिड बायलेयर, इसके बीच जो पोर्शन प्रोटीन का आया वो कैसा पोर्शन है, वो है हाइड्रोफोबिक। और जो पोर्शन ये वाला पोर्शन जो लिपिड लेयर के बाहर निकल गई है वो कैसा पोर्शन है, तो वो है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ प्रोटीन, है ना। हाइड्रोफिलिक मतलब वो पोर्शन जो लिपिड बायलेयर के बाहर है वो हाइड्रोफिलिक होगी और वाटर लविंग होगी आप कह सकते हो। और जो कि बीचों बीच एकदम लिपिड बायलेयर के बीच में पाई जाएगी प्रोटीन की लेयर या वो पोर्शन ऑफ प्रोटीन, वो कैसा होगा, तो हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ प्रोटीन होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि लिपिड के नेचर भी कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक है ना। तो लिपिड के अंदर जो भी प्रोटीन का हिस्सा रहेगा वो भी हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन में आप देख पा रहे हो कि ये जो आउटसाइड ऑफ द सेल ये है, इनसाइड ऑफ द सेल जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन है, आप साइटोसोलिक रीजन भी बोल सकते हो। और यहाँ पर 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आपको देख पा रहे होगे आप। यहाँ पर देखो प्रोटीन्स कैसे एम्बेडेड है और ये जो ब्लू रीजन से दिखाया गया है वो कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है प्रोटीन से। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉस्फोलिपिड क्या है। तो देखो गॉटर एंड ग्रेंडल ने सबसे पहले बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये नाम भी आप लोग को याद रखना है, गॉटर एंड ग्रैंडल। तो गॉटर एंड ग्रैंडल ने क्या किया था, किसे एनालाइज किया था, रेड ब्लड सेल्स को, और उन्होंने क्या पाया कि सेल मेम्ब्रेन जो बने होते हैं 2 ऑपोजिंग थिन लिपिड डबल लेयर्स के, ये देखो दोनों अपोजिट में एक दूसरे के अपोजिट अरेंज्ड है। एक का ये जो पोलर रीजन है देखो बाहर की तरफ है, दूसरे का इस तरफ है ना, दोनों एक ही साइड में अरेंज नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट अरेंज्ड हैं, दोनों लिपिड बायलेयर। और पोलर हेड ग्रुप्स पॉइंटेड टुवर्ड्स द एक्वस एनवायरनमेंट, ये
आपका जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये है पोलर हेड, है ना। लिपिड बाइलेयर का जो पोलर हेड होता है वो पॉइंटेड होता है बाहर की तरफ, जिधर की आपके एक्वस सब्सटेंस पाए जाते हैं या एक्वस इन्वायरमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। देन जो नॉन पोलर टेल्स होते हैं, ये देखो ये जो टेल्स है ना, ये नॉन पोलर टेल्स होते हैं। तो आप कह सकते हो कि लिपिड बाइलेयर ऐसे होंगे, ये जो है ये टेल रीजन है, ये टेल रीजन, और ये वाला रीजन हेड रीजन है ना। तो टेल रीजन जो है कैसे अरेंज्ड है, आप देख पा रहे होगे कि अंदर की तरफ फेस करते हुए है टेल रीजन, है ना। एंड फेल्स टू अकाउंट फॉर द manifold of functions attributed to cell membranes, means does not explain why some non-lipids are permeable। इसके अंदर कुछ नॉन लिपिड्स परमिएबल होते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है इसे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ की आपको फिर से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई गई है, और इसमें इस पिक्चर में आप देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, है ना। इसमें ग्रीन लेयर से जो आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई गई है वो है कार्बोहाइड्रेट, और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ेगी तो ऐसे केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को मिलाकर आप कह सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ी रहती है तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और बीच में जो ये येलो येलो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और सेल के अंदर की स्ट्रक्चर ये रही, ये है इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, जहाँ पर कि साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, और बहुत सारे फिलामेंट्स साइटोस्केलेटन के फॉर्म में पाए जाएंगे। अब देख सकते हो कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का कुछ हिस्सा बाहर की ओर है, कुछ हिस्सा भीतर की ओर है, और कुछ हिस्सा एम्बेडेड है कहाँ, लिपिड बाइलेयर में, है ना। तो जो बाहर की ओर निकला हुआ है वो है आपका पोलर एंड या पोलर रीजन ऑफ द प्रोटीन, और जो एम्बेडेड है वो है नॉन पोलर रीजन ऑफ द प्रोटीन। यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलेंगे केमिकल कंपोजिशन में। तो अभी तक आप लोगों ने क्लियरली देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो 3 मेजर कंपोनेंट की बनी है। पहला है लिपिड बाइलेयर, देन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाए हैं, काफ़ी खूबसूरत पिक्चर आप देख चुके हैं। 2-3 डायग्राम्स मैंने इंक्लूड किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब आप देखोगे कि कितने परसेंट इसमें क्या पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन पाया जाता है 52%, डिफरेंट बुक्स में हो सकता है 2-4% आगे पीछे हो, जो डाटा मैंने आपको दिया है तो इसके लिए इतना माइंड नहीं करेंगे। जो डाटा आपको अच्छे से याद हो जाए आप उसे याद रख लेना। नाउ लिपिड है इसमें 40%, तो 40% लिपिड है, 52% प्रोटीन है, और सबसे कम पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोग ये 3 ही हैं, बट इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वाला डाटा तो ज़रूर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है 52%, देन कार्बोहाइड्रेट लीस्ट अमाउंट में पाए जाते हैं, और जो लिपिड है वो 40%, मीडियम आप कह सकते हो, या जस्ट हाफ प्रोटीन और हाफ लिपिड हैं, और बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये डाटा आप याद रखोगे कि प्रोटीन 52%, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 8%। नाउ अब एक एक करके हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को डिस्कस करेंगे। So according to their position in the plasma membrane, two main categories of proteins are there, integral protein और intrinsic protein। integral protein को ही हम लोग कहते हैं intrinsic protein। देखो जो प्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
अंदर की ओर धसी हुई रहेगी, एम्बेडेड रहेगी, इसको कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन बाहर की तरफ, वो अंदर में ज़्यादा उसका पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ बाहर में अटैच रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पर अटैच्ड रहेगी, ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। नाम से भी क्लियर है। तो देर आर ऑन वन साइड और द अदर ऑफ द मेम्ब्रेन। अब देखो, इस तरह से आपको दो तरह के प्रोटीन का पता चल गया। यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है इन दोनों टाइप के प्रोटीन की, है ना। तो आप देख सकते हो, ये है आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन और ये है आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर की तरफ है ज़्यादा, ये पूरी की पूरी देख, जैसे ये क्रॉस कर गई ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे लेयर को, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्रॉस कर जा रही है। बट यहाँ पे देखो कि बस हल्की सी एम्बेडेड है और ये पूरे लेयर को क्रॉस नहीं कर पा रही है, ठीक है। और ये आपका पोलर एंड हो गया। ये जो ब्लैक डॉट्स दिखाए गए हैं ये आपके पोलर रीजन है। पोलर रीजन किसके पोलर रीजन है? तो ये लिपिड बाइलेयर के पोलर रीजन है। और ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर आई है वो है नॉन पोलर रीजन ऑफ द लिपिड बाइलेयर। मेम्ब्रेन्स आर मोजैक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। ये तो आपको पहले ही बताया था कि जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या है, तो ये मोजैक्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स हैं। अ मेम्ब्रेन इज अ मोजैक ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स embedded and dispersed in the phospholipid bilayer. These proteins vary in both structure and function. ये प्रोटीन जो है आपस में vary करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में। and they occur in two स्पेशल अरेंजमेंट्स, है ना। दो स्पेशल अरेंजमेंट में ये पाए जाते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। ये सब आपको डिस्कस किया जा चुका है। अब इंटीग्रल प्रोटीन को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स कैसे हैं, तो विच आर इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो ये प्रोटीन पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में इंसर्टेड है। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स आर द प्रोटीन विच आर इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन, पेनिट्रेट द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द लिपिड बाइलेयर। ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन है इसको भी पेनिट्रेट कर रही है। लिपिड बाइलेयर के हाइड्रोफोबिक पोर्शन को यह प्रोटीन पेनिट्रेट करती है और कंप्लीटली स्पैनिंग है द मेम्ब्रेन को कंप्लीटली आर पार कर जाती है ना। अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन को आप कह सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के आर पार चली जा रही है। देयर हाइड्रोफिलिक एंड्स आर एक्सपोज्ड ऑन बोथ साइड्स। ये जो आप देख पा रहे हो, ये पोर्शन देखो, ये तो पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। तो जो पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों ओर बाहर की तरफ है, मीन्स इसका जो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है या लिपिड बाइलेयर से बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर है वो है इसका हाइड्रोफिलिक एंड। किसका हाइड्रोफिलिक एंड? तो इस प्रोटीन की, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसका हाइड्रोफिलिक एंड कहाँ पर है? तो ये लिपिड बाइलेयर से बाहर की ओर है। देन कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिपिड। इस जो इंट्रिंसिक प्रोटीन को आप लिपिड बाइलेयर से जल्दी से या आसानी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो इट कैनॉट easily be separated from the lipids and it form the major function of membrane protein। ये क्या बनाती है? ये मेजर फंक्शन जो आपको शो होती है प्रोटीन, इसी प्रोटीन के कारण, इंट्रिंसिक प्रोटीन के कारण। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन को, है ना। पेरिफेरल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के बाहर की ओर अटैच्ड है, विच आर नॉट एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर बट अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन सरफेस। ये मेम्ब्रेन सरफेस से अटैच्ड है लेकिन पूरी तरह से ये आर पार नहीं जाती है, ये बस अटैच्ड है, ये एम्बेडेड नहीं होती है। मे बी अटैच्ड टू इंटीग्रल प्रोटीन्स और हेल्ड बाय फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कभी कभी इस पोजीशन में एक्स्ट्रा
सेलर मैट्रिक्स भी हेल्प करती है इस अटैच रहने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एंड ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड मे बी हेल्ड बाय फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम में साइटोस्केलेटन शो किया था। तो साइटोसोलिक साइड में या साइटोप्लाज्मिक साइड में ये साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स के द्वारा होल्ड किए हुए रहते हैं एंड आर ओनली लूजली अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन से लूजली अटैच्ड होते हैं। मेम्ब्रेन से लूजली अटैच्ड होने के कारण ये ईजिली सेपरेटेड भी हो जाते हैं। मेम्ब्रेन से अगर हम लोग सेपरेट करना चाहें तो बहुत आसानी से ये मेम्ब्रेन से अलग हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। अब आप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, है ना। अब आप आसानी से समझ सकोगे कि अभी तक आपने क्या क्या देखा और वो स्ट्रक्चर क्या है। शुरुआत में तो ये काफ़ी टफ लगी होगी, लेकिन अब आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि ये है फॉस्फोलिपिड, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। आप इस डायग्राम से, जैसे इसमें मैंने सिर्फ ABCD लिखी है, अब आप क्या करोगे कि अब आप समझ चुके होगे कि इस डायग्राम में कौन सी स्ट्रक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो कि कौन से स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आप अगर बात करो ये डी लेयर की, तो डी लेयर क्या दिखा रहा है, तो ये इसके पोलर हेड को दिखा रहा है। किसके पोलर हेड को, तो लिपिड बाइलेयर के पोलर हेड को दिखा रहा है। फिर ई क्या दिखा रहा है, तो ई स्ट्रक्चर दिखा रही है आपके लिपिड बाइलेयर को। देन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस सी स्ट्रक्चर, तो ये जो सी स्ट्रक्चर है ये आपको शो कर रही है कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन यहाँ पर देखो बी नंबर में देखो कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है प्रोटीन से, तो ये बता रही है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और यहाँ पर ए में देख सकते हो आप कार्बोहाइड्रेट जो है अटैच्ड है लिपिड बाइलेयर से, तो आप कह सकते हो ये ग्लाइकोलिपिड है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आई नंबर में, आई में देखो आई जो है पॉइंटेड है कर रही है, किसको पॉइंट आउट कर रही है, तो कोलेस्ट्रॉल को पॉइंट आउट कर रही है। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर में देखा था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर एक्सट्रिंजिक प्रोटीन को या फिर पेरिफेरल प्रोटीन को डिनोट कर रही है, तो आप कह सकते हो कि एच स्ट्रक्चर है, पेरिफेरल प्रोटीन को डिनोट कर रही है ना। तो उसके बाद आप बता सकते हो कि इंट्रिंजिक प्रोटीन किधर है, तो इंट्रिंजिक प्रोटीन ये रही आपकी इंट्रिंजिक प्रोटीन। तो इस तरह से आप बहुत सारे सवालों के जवाब अब दे सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो अभी तक आपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी है वो ये है ना। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को पहचानना ये आप कह सकते हो कि आपको एक होमवर्क दिया गया है। आप कोशिश करो पहचानने की, अगर इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। देन we will discuss carbohydrate. Okay, so carbohydrate क्या है, तो glycolipids when attached to phospholipid molecules। ग्लाइकोलिपिड कब कहलाएगी कार्बोहाइड्रेट, तो जब ये अटैच्ड होगी फॉस्फोलिपिड से, अभी हम लोगों ने देखा। और जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होगी प्रोटीन से तो ये बनाएगी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको वर्ड आप रखो कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन अगर रहेगी तो आप इसे क्या कहोगे, ग्लाइकोप्रोटीन। कार्ब प्लस लिपिड अगर रहेगी तो इसे कहोगे ग्लाइकोलिपिड। एक्ट एज सेल रिसेप्टर, अब क्या है, ये मैसेजेस रिसीव करेगी, है ना। जो भी बाहर से कुछ सब्सटेंस आएंगे तो उनके लिए रिसेप्टर साइट का काम करेगी कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग इन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के लिए यह सेल सिग्नलिंग का काम करती है, ये सेल रिसेप्टर साइट की तरह भी काम करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक प्रोटीन को देखा, कार्बोहाइड्रेट को देखा। प्रोटीन के फंक्शंस को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी आपने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन को भी देखा। सो अब हम लोग कह सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट एज शॉर्ट unbranched or branched chain of sugar attached either to exterior
इक्टोप्रोटीन्स फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब इक्टो मतलब बाहर, है ना, आउटसाइड। तो बाहर जो प्रोटीन्स हैं, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच रहेगी तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगी, और जब फॉस्फोलिपिड के पोलर एंड से अटैच रहेगी, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि पोलर एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड से जब ये अटैच होगी तो ये ग्लाइकोलिपिड बनाएगी, है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को। सो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये फॉस्फोलिपिड में क्या देखा आपने कि ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक एंड है फॉस्फोलिपिड की, और यहाँ पर दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, टू हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स। ये फैटी एसिड से बने होते हैं, इसलिए ये फैटी एसिड के टेल हैं। तो दो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या है, तो फैटी एसिड है। Now protein of the plasma membrane provide 6 membrane function। तो देखो प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के सबसे ज़्यादा, अगर किसी स्ट्रक्चर को देखा आपने तो 52% जो है प्रोटीन होती है। तो जब सबसे ज़्यादा पाई जा रही है तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होंगे, ज़्यादातर फंक्शंस यही पोर्शन परफॉर्म करेगी। तो आप फंक्शन देख सकते हो प्रोटीन कौन कौन से फंक्शन कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की फंक्शन को भी कर रहे हैं, रिसेप्टर की तरह भी काम कर रहे हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन्स हैं, अटैचमेंट प्रोटीन्स हैं, एंड देन इंटरसेलुलर जंक्शंस की तरह भी ये काम कर रहे हैं। अब एक एक करके आप इसको डील कर सकते हो, हर एक मीन्स हर एक पॉइंट्स को आप कह सकते हो या हर एक फंक्शन को आप डिटेल में पढ़ लोगे। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आप देख रहे हो कि कभी कभी ये चैनल की तरह काम करती है, और अपने से होकर, चूँकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, बीच में लिपिड बाइलेयर के अंदर जो प्रोटीन मीन्स इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है कैसी होगी, तो हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी, और ये अपने से होकर जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको गुजरने देगी। सो दिस चैनल इज फॉर लिपिड insoluble molecules and ions to pass freely through। अब क्या है, carrier proteins bind to a substance and carry it across the membrane। ये देखो आप कैरियर प्रोटीन की तरह काम कर रही है, ये एक तरफ से कुछ सब्सटेंस से बाइंड करती है और उसको दूसरी तरफ निकाल देती है। तो इस तरह से यह सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, इसलिए ऐसे प्रोटीन्स को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो किसी सिग्नल को रिसीव करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक सिग्नल आई सेल के पास, और यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन ने इस सिग्नल को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद क्या है, या तो अंदर में कुछ चेंजेस होते हैं, ये सेल के अंदर कुछ मैसेज को पहुंचाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बाइंड टू केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स कुछ मैसेज लेकर आते हैं, और उस मैसेज से यह प्रोटीन बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद ये सेल के अंदर कुछ मैसेज भेजती है, और इसके अगेंस्ट जो है सेल कुछ रेस्पॉन्स शो करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि यह कैसी प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन है, बिकॉज इट इज receiving some signals from the outside। Then we will discuss about enzymatic proteins, है ना। तो enzymatic proteins कैसे proteins हैं, तो ये कैरी करेंगे कुछ enzymes को या enzymatic reactions को कैरी करेंगे, है ना। तो कैरी आउट enzymatic reactions right at the membrane when a substance bind to the active site। तो जब भी एक्टिव साइट से कोई सब्सटेंस बाइंड करेगा तो ये अंदर में कुछ enzymatic reactions शो करते हैं, इसलिए ऐसे प्रोटीन को क्या कहा जाता है, enzymatic प्रोटीन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन।
तो जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर, मतलब सेल के बाहरी सरफेस पर वो कैसे काम करते हैं, तो टैग्स की तरह काम करते हैं। जैसे कोई सामान अगर हम लोगों को सेल करना होता है, कहीं भेजना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक टैग लगाते हैं, प्राइस टैग लगाते हैं, और प्राइस टैग को देखते ही समझ में आ जाती है कि ये इस सामान की कितनी कॉस्ट है या इसे कहाँ जानी है, किसके पास जानी है, उस पर सब कुछ लिखा रहता है। तो ठीक उसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन भी टैग की तरह काम करती है ना, आईडी टैग की तरह काम करती है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से, ये है कार्बोहाइड्रेट, जब प्रोटीन से कंबाइन कर जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन टैग की तरह काम करता है, और ये आईडी टैग्स जो है हेल्प करती है फर्दर सिग्नलिंग में, है ना। तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज टाइप ऑफ सेल ऑफ इंडिविजुअल से चेंज करेगी। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर शॉर्ट ब्रांच चेन ऑफ लेस देन 15 सुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होंगे इस स्ट्रक्चर में, तो छोटे छोटे चेन के फॉर्म में होंगे, है ना, जिसमें 15 शुगर से कम ही शुगर पाए जाएंगे, शुगर मोनोमर्स पाए जाएंगे, है ना। अब देखिए प्रोटीन का अगला फंक्शन है अटैचमेंट प्रोटीन के फॉर्म में। तो अटैचमेंट प्रोटीन के फॉर्म में ये कैसे काम करते हैं, ये देखो। तो ये अटैच टू साइटोस्केलेटन। ऐसे प्रोटीन किससे अटैच्ड होते हैं, साइटोस्केलेटन से अटैच्ड होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो साइटोस्केलेटन, इससे अटैच्ड है ये प्रोटीन। और इससे अटैच्ड होने के पीछे इसका मकसद क्या है, तो ये अटैच होती है साइटोस्केलेटन से टू मेंटेन द शेप एंड स्टेबलाइज प्रोटीन एंड और द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना। तो ये शेप को भी मेंटेन रखती है और ये स्टेबलाइज करती है प्रोटीन को, कहाँ पर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में या फिर सेल के अंदर जो प्रोटीन का हिस्सा रहता है उसको स्टेबलाइज करती है। देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आप किसको कहते हो, तो जो सेल के बाहर जो पोर्शन पाया जाता है, प्रोटीन फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स सेक्रेटेड बाय सेल एंड फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल एंड सपोर्ट सेल्स इन अ टिश्यू। ये कुछ स्ट्रक्चर्स को एक्सक्रीट करते हैं, या फिर कहो कि ये कुछ स्पेस को फिल करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो लास्टली सपोर्ट करती है सेल को। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कैन इन्फ्लुएंस activity inside the cell and coordinate the behavior of all the cells in a tissue. अब जो छठा पॉइंट है प्रोटीन के फंक्शन का वो है इंटरसेलुलर जंक्शन प्रोटीन्स, है ना। इंटरसेलुलर मीन्स दो सेल के बीच जो जंक्शन होती है, जहाँ पर दो सेल आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स जो है कुछ जंक्शंस फॉर्म करेंगे, जैसे टाइट जंक्शन, गैप जंक्शंस, और इन्हीं जंक्शंस के थ्रू दो सेल कम्युनिकेट करते हैं, है ना। दो सेल के बीच कुछ सब्सटेंस के एक्सचेंज होंगे या दो सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह है दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर के जो दोनों प्रोटीन हैं आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहा है ना। So dear students, in the next video I will discuss function of plasma membrane. Thank you so much for watching the video.